जरा सोचो कि अगर टाइम आपके लिए स्लो चलने लग जाए तो आप क्या क्या कारनामे कर सकते हो। कुछ ऐसा ही होता है जैंग बू के साथ। तो कहानी की शुरुआत एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर को दिखाते हुए होती है, जहां दो औरतें यंग न्यू वर्कर के बारे में बात कर रही होती हैं, जो बंद कमरे में भी धूप का चश्मा पहने हुए बैठा था। तभी अचानक सबको एक कैमरे में दो चोर भागते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद कर्मचारी अपने बॉस को इसके बारे में खबर देते हैं और वो तुरंत पुलिस को बुला लेता है। ऑफिस में हर कोई सीसीटीवी कैमरे में उन चोरों को ट्रैक करता है, पर वो चोर जल्द ही सबकी नजरों से गायब हो जाते हैं। जब चोरों का कोई सुराग नहीं मिलता और सब निराश हो जाते हैं, तो चश्मे वाला वो नया कर्मचारी उन्हें एक क्लिप दिखाता है, जिसमें पता चलता है कि दोनों चोर एक गली में छुपे हुए थे। उसकी मदद से पुलिस जल्द ही उन्हें पकड़ लेती है। उस एम्प्लॉय का नाम यो जैंग वू था। उसकी आंखों की प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो हर चीज को स्लो मोशन में देखता था। आंखों की इसी खराबी की वजह से उसने चोरों के तेज भागने के बावजूद भी उन्हें छुपते हुए देख लिया था। यहाँ से स्विफ्ट होकर पास में चला जाता है और हम देखते हैं कि जैंग बू क्लास 5 का स्टूडेंट है। वो अपनी बचपन की दोस्त बोंग सू मी के साथ एक दौड़ में हिस्सा लेता है। यही वो समय था जब जैन को स्लो मोशन में देखना शुरू हुआ था। जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है, तो वो उसे डॉक्टर सियोक के पास लेकर जाते हैं, जो वो उसकी आंखों को चेक करके बताता है कि उसकी आंखों को एक रेयर बीमारी हुई है, जिसका नाम डायनेमिक विजुअल इक्विटी है, जिनकी वजह से वो चलते हुए चीजों की हर एक डिटेल इतनी बारीकी से देख सकता है जैसे वो दुनिया को स्लो मोशन में देख रहा हो। ये साबित करने के लिए डॉक्टर जैंग बू की तरफ एक बेसबॉल को हाई स्पीड में फेंकता है, जिसे वो आसानी से कैच कर लेता है। फिर डॉक्टर उसकी आंखों को आराम पहुंचाने के लिए उसे हर वक्त धूप का चश्मा पहनने को कहता है। जैंग बू की डिसऑर्डर का पता चलने के बाद उसके फादर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, ताकि वो अपने बेटे का सही से इलाज करवा सके। जैंग बू अपने घर में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहने लगता है। वो कहता है कि ये बीमारी उसके लिए एक आशीर्वाद और एक श्राप दोनों है। जहाँ उसे लड़कियों की स्कर्ट स्लो मोशन में उड़ती हुई देखकर मजा आता है, वहीं स्कूल में धूप का चश्मा लगाने की वजह से उसे तंग भी किया जाता है। सुमी उसकी इकलौती फ्रेंड थी, जिससे अब वो प्यार करने लगा था, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, चैन की दोस्त होने के कारण लोग उसे भी तंग करने लगते हैं और मजबूरन सू को चैन का साथ छोड़ना पड़ता है। उसके बाद चैन का कोई और दोस्त नहीं बनता, इसीलिए चैन चाहता है कि उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाए। इसीलिए वो हर वक्त टीवी देखता रहता है, लेकिन उसकी आंखें खराब नहीं होती, पर उसे सुपर हीरो वाले नाटक देखने की लत लग जाती है। वो सभी एक्टर्स को बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उनके सारे दाव पेच सीख लेता है, पर प्रैक्टिस करने के लिए कभी बाहर नहीं जाता। उसके फादर पैसे बचाने के लिए छुट्टियों में भी नहीं आते। इसी तरह साल दर साल बीतने लगते हैं, पर एक दिन अचानक काम करते हुए उसके फादर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उनकी मौत के बाद जैंगू के लाइफ में कोई दूसरा मर्द नहीं बचा था। तब उसे डॉक्टर स्वीप की याद आती है, तो वो उनसे मिलने के लिए जाता है। वो उसे अपने घर से बाहर निकलने और पैसा कमाकर अपने घर वालों की मदद करने की सलाह देता है। इसीलिए जैंग बू सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करने लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। वो खुद से बातें करता है कि उसे लोगों को स्क्रीन पर देखना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उसे उन ड्रामास की याद आ जाती है जिन्हें वो बचपन से देखा करता था। सिर्फ फर्क इतना था कि इस ड्रामे में सभी लोग मेन एक्टर्स थे। एक दिन उसका साथी वर्कर बियोंग सू उनके बॉस से जैंग के बिहेवियर के बारे में बातें करता है। वो कहता है कि जैंग बहुत चुपचाप रहता है और किसी से बात नहीं करता। वो अपने बॉस से वादा करता है कि वो जैंग का ध्यान रखेगा, क्योंकि वो एक टैलेंटेड लड़का है। इसके बाद से वो जैंग के पास ही बैठने लगता है और काम के दौरान उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शर्मिला जैंग बू उसके सभी सवालों का जवाब सिर हिलाकर देता है और मुंह से कुछ नहीं बोलता। कैमरा मॉनिटर करते वक्त वो काउंट करता है कि एक निश्चित जगह पर चलने में लोगों को कितना वक्त लगता है। बियोंग सू को ये सब अजीब लगता है, पर वो उससे कभी इस बारे में नहीं पूछता है। जैंग बू से घुलने मिलने के लिए वो उससे पूछता है कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। इस सवाल से जैंग बू को सुमी की याद आ जाती है और अगले ही दिन वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। सुमी बड़ी होकर एक खूबसूरत औरत बन चुकी थी, पर उसे पैसों की दिक्कत थी। उसका कर्जदार उससे झगड़ता है और सू को कहता है कि वो उसका घर बेचकर अपना कर्ज चुका दे। जैंग बू उसे दूर से देखता है, पर पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। उस दिन से हर रोज वो सू को कैमरे में देखने लगता है। वो उसकी डेली रूटीन को याद कर लेता है। सुमी हर रोज एक कॉफी शॉप में सोडा पीती है और जैंग भी यही करने लगता है। फिर वो देखता है कि सुमी रास्ते में पड़े एक बेकार सोफे को देखती है, तो अगले दिन वो उस सोफे को खींचकर कॉफी शॉप के सामने कर देता है, ताकि सुमी उस पर बैठ सके। रात में सुमी की नजर सोफे पर पड़ती है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस पर बैठ जाती है। अगले दिन वो तेज बारिश की वजह से बस स्टॉप पर फंस जाती है। जैंग उसे मॉनिटर पर देखकर
ब्योंग के साथ उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। वो ड्रामास की हीरो की तरह उसके सिर पर छाता खोलकर उसे बारिश से बचाने की कोशिश करता है, पर सू उसे लफंगा कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैंग और ब्योंग डॉक्टर सियोक के पास जाते हैं और जैंग उनसे सुमी को इम्प्रेस करने का तरीका पूछता है। वो जैंग बू से सुमी को फ्लावर्स देने को कहता है। अगले दिन सुमी को म्यूजिकल ड्रामा में ऑडिशन देने के लिए जाना होता है, पर उसे देर हो जाती है, तो वो मैनेजर को कॉल लगाती है और उसके कहने पर ऑडिशन के लिए रास्ते में ही गाना गाना शुरू कर देती है। उसके बढ़िया गाने को सुनकर राह चलते लोग उसे हैरत से देखने लगते हैं। जैंग बू भी फूलों का गुलदस्ता लेकर वहाँ पहुँच जाता है। सू का गाना खत्म होने के बाद वो उसे बुके देता है, पर सू को ये अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि वो इन फूलों की जगह जहर का बॉक्स ज्यादा पसंद करेगी। ये कहकर वो जाने लगती है कि तभी जैंग बू उसे उसके नाम से पुकारता है और उसके बचपन के दोस्त के रूप में अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर वो कहती है कि उसका नाम बोंग सुमी नहीं ओसुमी है। और इस तरह जैंग बू को पता चलता है कि आज तक उसने गलत लड़की का पीछा किया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगा था। उसी दिन शाम को अचानक से वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जहाँ सुमी शॉपिंग कर लौट रही होती है। जैन को देखकर सुमी जैंग से अपने राशन बैग्स उठवाती है। फिर जब वो जाने लगता है तो वो उससे पूछती है कि वो बोंग सुमी को क्यों ढूंढ रहा है, तो वो कहता है कि वो उसे बचपन से चाहता है। दूसरे सुबह सीसीटीवी के मॉनिटर पर जैंग वो सुमी को फोन पर किसी से बात करते हुए देखता है। फोन करने वाला सुमी को बताता है कि वो म्यूजिकल ड्रामा में सिलेक्ट हो गई है। ये सुनकर सुमी रास्ते में ही खुशी से उछलने कूदने लगती है और नाचने लगती है और जैंग वो उसे स्क्रीन पर देखता रहता है। उस रात सुमी एक छोटे से रेस्टोरेंट में जश्न मनाने जाती है। जब वो देखती है जैंग वो बाहर खड़े उसे देख रहा है, तो वो उसे अंदर बुला लेती है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं, पर सुमी उसे अपने गाने का स्क्रिप्ट दिखाती है और अपनी लाइंस गाकर प्रैक्टिस करती है। जैंग उसे बधाई देता है और उसे भी अपना टैलेंट दिखाता है। रेस्टोरेंट में सभी लोग उस पर तेजी से स्पून फेंकते हैं और वो आसानी से कैच कर लेता है। अगले दिन जैंग बू सुमी के घर के पास चक्कर लगाते हुए अपने स्टेप्स काउंट करता है। ब्योंग सू मॉनिटर पर उसे ऐसा करते देख समझ जाता है कि वो रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा है। काम से लौटते वक्त सुमी देखती है कि जैंग बू उसका इंतजार कर रहा है। वो दोनों रास्ते भर अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं और बातों बातों में सुमी को पता चलता है कि जैंग सीसीटीवी सेंटर में काम करता है और सारा दिन लोगों को देख सकता है। फिर वो दोनों उस कॉफी शॉप के सामने रुकते हैं जिसे सू अक्सर देखा करती थी। सुमी उसे बताती है कि उसे उस कॉफी शॉप के ओनर पर क्रश है और ये भी कहती है कि उसके पास शानदार कार है। जैंग बू को कॉफी ओनर से जलन होती है और वो काफी देर तक उसे घूरता रहता है। वो सू को इम्प्रेस करने के लिए उसे कार में घुमाने ले जाने का फैसला करता है और अपने ऑफिस में सबसे पूछता है कि किसी के पास कार है तो वो थोड़ी देर के लिए भाड़े पर दे दे ताकि वो सुमी को उसमें घुमा पाए, पर बदकिस्मती से किसी के पास भी कार नहीं होती है। अगले दिन घर लौटते वक्त सुमी को रास्ते में उसका कर्जदार मिल जाता है। वो उस पर चिल्लाता और धमकाता है कि अगर उसने उसका पैसा वापस नहीं किया तो वो उसे चोट भी पहुंचा सकता है, लेकिन जैंग बू और ब्योंग सही टाइम पर पहुंचकर सू को बचा लेते हैं। जब जैंग बू काम पर वापस आता है, सू भी एक कैमरे के सामने खड़े होकर थैंक यू चिल्लाती है क्योंकि उसे पता था कि सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में जैंग बू उसे देख रहा होगा। शाम को वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं और काफी देर तक बातें करते हैं। जैंग बू से पूछता है कि अगर उसे कार मिल जाए तो वो क्या करेगी। इस पर सुमी कहती है कि वो रोज कार में बैठकर समुद्र के किनारे जाया करेगी। जैंग बू को कार नहीं मिलती तो वो रोज एक लोकल बस में ट्रैवल करके उसके ड्राइवर से दोस्ती कर लेता है। उसने कैमरे पर उस ड्राइवर को रात के समय कई बार अकेले बेसबॉल खेलते हुए देखा था, इसीलिए एक रात वो भी उसके साथ उस खेल में शामिल हो जाता है और बात में उसे अपने दिल की बात बताते हुए उससे अपनी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो मान जाता है। अगले दिन ब्योंग सू, बस ड्राइवर और जैंग बू सुमी को बस स्टॉप से पिक करके सी दिखाने के लिए ले जाते हैं। इसके लिए उन्हें भूसान जाना था। सुमी को खुश करने के लिए जैंग बू कुछ भी कर रहा था। उससे इम्प्रेस होकर सुमी उसे पसंद करने लगती है, पर अचानक से रास्ते में बॉर्डर पुलिस उनकी बस को रोक देते हैं और उस लोकल बस को दूसरे शहर में एंटर करने नहीं देते हैं। सुमी गुस्से में पुलिस वालों से लड़ने लगती है, पर ब्योंग सू उसे शांत करता है। उनकी मेहनत बेकार हो जाती है और उन्हें सी देखे बिना घर वापस लौटना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और जैंग बू का बॉस सबको बताता है कि शहर में औरतों को उठाने के केसेस बढ़ रहे हैं और उन्हें हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक उसी समय जैंग बू एक मॉनिटर पर सुमी को देखता है और वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। वो डर जाता है और भागकर वहाँ जाता है, पर वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि सुमी ने उसके साथ मजाक किया था क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जैंग उसे बचाने के लिए आता है या नहीं। इसके बाद सुमी उसके चश्मे को हटा देती है और दोनों एक दूसरे के साथ लपलापाटा करते हैं। तो जैंग बू उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और सुमी उसे अंदर आने को कहती है, पर सुमी देखती है कि कर्जदार उसके घर आए हुए थे और उन्होंने उसकी सारी चीजें बिखेर दी थी। वो उसे पैसा लौटाने के लिए धमकाते हैं। शोर सुनकर जैंग बू उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसकी आंखें धुंधला जाने के कारण वो गिर पड़ता है। उन लोगों के जाने के बाद जैंग बू और सुमी बैठकर बातें करते हैं। कर्जदारों के फेंके हुए सामानों को समेटते हुए जैंग बू को सुमी की वो ड्रॉइंग्स मिलती है जो उसने स्कूल डेज में सुमी के लिए बनाए थे। तब सुमी जैंग को बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि जैंग बू उसे उसके बचपन वाले रूप में पहचाने, इसीलिए उसने जैंग बू से अपनी असलियत
असलियत छुपाई थी। जैंगबू ये सुनकर खामोश हो जाता है, जबकि सुमी मुस्कुराते हुए उन पेंटिंग्स को देखती रहती है। अगले दिन जैंग डॉक्टर सियोक के पास जाकर कहता है कि उसकी आंखें धुंधली हो गई है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बीमारी अब और बढ़ गई है, जिसकी वजह से जल्द ही उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाएगी। जैंगबू पहले से ही जानता था कि जल्द ही वो अंधा होने वाला है, इसीलिए वो जहाँ भी जाता स्टेप काउंट कर लेता था ताकि पूरी तरह से अंधा हो जाने पर भी उसे दिक्कत ना हो। एक तरफ जहाँ जैंगबू अपनी खराब होती आंखों से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ सुमी को अपने कर्जों की फिक्र थी, इसीलिए वो अपना घर बेचकर सारे कर्जे चुका देती है, पर अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैंगबू स्क्रीन पर सुमी को अपने सामानों के एक बॉक्स के साथ एक दुकानदार से बात करते हुए दिखता है। ये अचानक से उसके साथ काम करने वाली लेडी को एक दूसरे स्क्रीन पर कार को उसी एरिया में चक्कर काटते देख शक होता है। वो करीब से उस कार के नंबर प्लेट को देखती है और नोटिस करती है कि वो कार एक भागे हुए किडनैपर की थी। वो फौरन अपने बॉस को खबर करती है और तुरंत ही पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पर तभी कार सबकी आंखों से गायब हो जाती है और सुमी भी जैंग की नजरों से गायब हो जाती है। जैंग को डर लगता है कि कहीं सुमी को कुछ हो ना जाए और वो उसे बचाने के लिए साइकिल लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाती है और उसकी साइकिल एक कार से टकरा जाती है, जिससे वो गिर जाता है। बियोंसे कैमरे में ये सब देखकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। उधर एक अनजान आदमी सुमी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे कहीं ले जाता इससे पहले जैंगबू उनकी तरफ दौड़ने लगता है। इसी बीच किडनैपर भाग जाता है और जैंगबू एक बस से टकराते टकराते बचता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और सुमी को पूछताछ के लिए ले जाती है। अब जैंगबू रास्ते में अकेला रह जाता है, तभी बियोंसे उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। जैंगबू अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है और अपनी आंखें खराब हो जाने पर दुखी होकर रोने लगता है। इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमी अपने लाइफ में बिजी हो जाती है और जैंगबू को कांटेक्ट नहीं करती। जब भी उसे जैंगबू की याद आती है तो वो सीसीटीवी कैमरे को देखने लगती है। कुछ महीनों के बाद जैंगबू उसे अपने फेवरेट कॉफी शॉप में दिखाई देता है। वो खुश होकर उसके पास जाकर हाथ हिलाती है और वो जैंगबू को एक वॉकिंग स्टिक निकालकर दूसरी तरफ जाते हुए देखकर शॉक रह जाती है। वो सारे रास्ते उसका पीछा करती है और फाइनली वो उस जगह पहुंच जाती है जहाँ एक आर्ट गैलरी थी। अंदर जाने पर वो देखती है कि पूरी गैलरी जैंगबू के हाथों से बनाई हुई सुमी की पेंटिंग से भरी हुई होती है। तभी जैंगबू को अकेले में ये कहते हुए दिखाया जाता है कि भले ही उसकी आंखें खराब हो गई हो, पर सुमी उसे अभी भी याद है। अगले दिन फिर से सुमी जैंगबू का पीछा करती है। इस बार जैंगबू से पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो सुमी समझ जाती है कि वो उसे महसूस कर सकता है। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।